ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं रिसर्च एथिक्स को। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 8.3 रिसर्च एथिक्स आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स एंड की प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स। तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो रिसर्च एथिक्स आर द प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस। रिसर्च एथिक्स क्या है? कुछ असूल हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं। जैसा कि मान लो आपने चाय बनानी है, तो आपको चाय बनानी नहीं आती, मुझे आती है, तो मैं आपको क्या दूंगा? गाइडलाइंस दूंगा कि भाई आपने पहले पानी को उबालना है, फिर आपने उसमें चाय की पत्ती डालनी है, फिर आपने दूध शामिल करना है, फिर उसके बाद शुगर डालनी है, फिर उसको दोबारा से 5 मिनट के लिए बॉईल होने देना है और फिर आपने स्ट्रेन करना है। तो आपकी चाय क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी, आप सर्व कर सकते हो। तो ये क्या थी? चाय बनाने की गाइडलाइन थी। तो इसी तरह जब आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो, किसी रिसर्च पेपर के ऊपर, किसी रिसर्च आर्टिकल के ऊपर या कोई बुक लिख रहे हो आप, तो आपको भी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, रिसर्चर फॉलो, तो रिसर्चर क्या करते हैं? उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। जिस तरह हमने चाय बनाने के लिए इन गाइडलाइंस को फॉलो किया था। क्यों करते होते हैं? ताकि इंश्योर दैट देयर वर्क इज ऑनेस्ट, उसका जो काम है वो ऑनेस्ट रहे, यानी जो भी डेटा आप इसके अंदर प्रोवाइड करोगे वो बिल्कुल ओरिजिनल होगा, फेक नहीं होगा। तो उसके बाद रिस्पेक्टफुल हो। मान लो आपने दो बंदों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, तो आप उसकी इजाजत के बगैर अपनी बुक के अंदर या अपने आर्टिकल के अंदर या अपने रिसर्च प्रोडक्ट के अंदर यूज नहीं कर सकते। आपने अगर आपने यूज करनी है तो आपने उनसे इजाजत लेनी है। ठीक है, एंड फेयर, आपने फेयर रहना है अपने रिसर्च के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि मान लो ये दो इंसान है, दोनों का आपने डेटा यूज किया है, इसको आपने अपनी रिसर्च के अंदर कुछ फेवर कर दी और इस बेचारे को नहीं की, तो ये काम नहीं करना। तो जब आप रिसर्च एथिक्स को फॉलो करोगे, आप ऑनेस्ट भी रहोगे, रिस्पेक्टफुल भी रहोगे और आप फेयर डिसीजन भी लोगे, यानी फेयर रहोगे अपनी रिसर्च के अंदर। उसके बाद रिसर्च एथिक्स हेल्प मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च एथिक्स आपकी हेल्प करते हैं इंटेग्रिटी ऑफ रिसर्च में, मतलब कि चीटिंग वगैरह नहीं होगी। उसके बाद कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन आप अपनी रिसर्च के अंदर नहीं शामिल करोगे। एंड प्रोटेक्ट द राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ एनीवन इन्वॉल्व इन द स्टडी इंक्लूडिंग पार्टिसिपेंट, रिसर्च कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो जो भी इस आपकी रिसर्च के अंदर, मान लो आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, तो जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, चाहे वो कोई पार्टिसिपेंट हो, मान लो आपने किसी स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया है, तो अगर मान लो मार्क्स के रिलेटेड है कि भाई ये बच्चा फेल हो गया, तो आपने बताना नहीं है कि भाई ये बच्चा फेल हुआ, आपने सिर्फ परसेंटेज देनी है कि भाई इस क्लास में इतने बच्चे फेल हुए हैं, इतने पास हुए हैं। ठीक है, उसके बाद रिसर्च कम्युनिटी। अब मान लो आपने अपनी रिसर्च के अंदर किसी और का डेटा यूज किया है, तो आपने उस बंदे से परमिशन लेनी है कि और उसका हवाला देना है कि भाई इस बंदे ने, इसका ये डेटा है, उसका मैंने ये डेटा यूज किया है। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी एट लार्ज, कि भाई जो भी आपकी इस रिसर्च को पढ़ेगा, जो भी इसको देखेगा, उस सोसाइटी को, उस बंदे को क्या होना चाहिए? फायदा होना चाहिए। ठीक है, आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है कि भाई आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिला है कि आपने रिसर्च करनी है कि भाई आपकी क्लास में जो बच्चे सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, जो इनका यूज कर रहे हैं, तो वो कितना असर कर रहा है उनके स्टडी हैबिट पे, यानी स्टडी को छोड़ के वो किसको यूज कर रहे हैं? इनको कर रहे हैं। तो आपने रिसर्च एथिक्स को फॉलो करना है। तो रिसर्च एथिक्स क्या बोलते हैं कि भाई आपने पहले परमिशन लेनी है। अगर आप उससे कोई इंटरव्यू कर रहे हो, कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो पहले उसे इजाजत लो। ठीक है, इंश्योर दैट देयर रिस्पॉन्स आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल। तो अगर उसने जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, तो आपने उसको क्या रखना है? कॉन्फिडेंशियल रखना है, सबके सामने नहीं लाना। बस आपने नंबर बता देने कि भाई 60% स्टूडेंट की जो है उस हैबिट को वो खराब कर रही है और 40% की नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स। तो एथिकल रिसर्च इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर दैट द फाइंडिंग्स आर ट्रस्टवर्दी, यानी जो भी आपने डेटा इस रिसर्च के अंदर डाला है, जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं, वो क्या है? भरोसे के काबिल हैं, यानी आपने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं डाली। ये किसकी मदद से पॉसिबल होता है? जब आप रिसर्च एथिक्स को फॉलो करते हो। एंड द राइट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व आर रिस्पेक्ट, और जो भी इसके अंदर शामिल है, रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेंट है, कोई कम्युनिटी है, उनके राइट्स की भी क्या की गई है? रिस्पेक्ट की गई। बाय फॉलोइंग एथिकल गाइडलाइन रिसर्चर कैन अवॉइड काजिंग हार्म,
कि भाई इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप किसी को नुकसान होने से या किसी को नुकसान पहुंचाने से बच जाते हो। अक्सर होता है कि जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हो किसी रिसर्च के लिए तो आप कुछ इस तरह के सवाल पूछ लेते हो जिससे उन्हें इमोशनली नुकसान होता है, ठीक है। उसके बाद स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाते, और बीइंग अनफेयर टू द पीपल और कम्युनिटी दे आर स्टडी, और जो इस रिसर्च पेपर को आपके पढ़ेंगे या आपकी बुक को पढ़ेंगे उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी आपने, क्योंकि आपने जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि आपने रिसर्च एथिक्स का फॉलो किया है, ठीक है। उसके बाद एथिकल रिसर्च आल्सो कंट्रीब्यूट टू द क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। तो जब आपने रिसर्च एथिक्स को फॉलो किया है उसके बाद जो रिजल्ट जनरेट हुआ है वो क्या है, रिलायबल है, यानी उसके ऊपर हर कोई यकीन कर सकता है। मेकिंग श्योर द रिसर्च इज वैल्यूएबल फॉर अदर, और जो भी इस रिसर्च को पढ़ेंगे उनके लिए ये रिसर्च क्या होगी, फायदेमंद होगी, ठीक है। नेक्स्ट है की प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स। इसमें सबसे पहले आ जाता है इन्फॉर्म कंसेंट, यानी जिस भी बंदे को, जिस भी पार्टिसिपेंट को आपने अपनी रिसर्च के अंदर शामिल करना है उससे पहले आपने क्या लेनी है, परमिशन लेनी है, ठीक है। जिस तरह हमने क्लास की एग्जांपल देखी थी कि भाई आपको प्रोजेक्ट मिला है कि भाई कितने फीसद स्टूडेंट सोशल मीडिया की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, उनकी स्टडी इफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो आपने जिस भी बंदे का इंटरव्यू लेना है, जिस भी स्टूडेंट को आपने पूछना है, पहले उसे परमिशन लेनी है कि भाई आपका डेटा मैं अपनी रिसर्च के अंदर शामिल करने वाला हूं। दूसरा नंबर पर आती है कॉन्फिडेंशियलिटी, की पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्स ऑफ पार्टिसिपेंट प्राइवेट, डू नॉट शेयर देम विदाउट परमिशन। कि भाई जो भी आपको वो डेटा मिलेगा, जो भी आप कलेक्ट करोगे, तो उसका जो डेटा है आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, यानी किसी को शो नहीं करना कि भाई ये बच्चा ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करता है, इस तरह उसको बदनामी से या किसी भी हार्म से उसको बचाना है, ठीक है। अगर वो इजाजत देता है फिर तो ओके, फिर आप उसका यूज कर सकते हो उसका नेम का, लेकिन अगर वो नहीं दे रहा तो फिर आपने नहीं, उसका डेटा आपने क्या रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंटेग्रिटी, बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट इन योर रिसर्च, यानी अपनी रिसर्च के अंदर आपने ऑनेस्ट, ईमानदार रहना है और शफाफ रहना है। मतलब कि कोई भी फॉल्स डेटा आपने रिसर्च के अंदर शामिल नहीं करना, किसी का डेटा कॉपी करके आपने शामिल नहीं करना, और अपनी इंफॉर्मेशन को आपने मिस रिप्रेजेंट नहीं करना, यानी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट, यानी जितनी भी पार्टिसिपेंट आपकी रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व हैं आपने उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है, और यकीनी बनाना है कि आपकी रिसर्च की वजह से उन्हें किसी किस्म का नुकसान ना हो, ना फिजिकली ना इमोशनली। फॉर एग्जांपल आप किसी डिजीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो कि भाई इस सिटी में कितने फीसद लोगों को ये बीमारी है, तो अगर आप उनका नेम यूज कर लोगे अपनी रिसर्च के अंदर, मान लो आपने इंटरव्यू किया और आपने उनका नेम यूज कर दिया, तो वो तो पूरी पब्लिक के सामने आ जाएंगे ना। बीमारी किसी को बताने वाली चीज तो नहीं है, तो कॉन्फिडेंशियल चीज है, तो आप अगर यूज कर लोगे तो उन्हें नुकसान होगा, ठीक है। तो आपने ये वाली हरकतें नहीं करनी अपनी रिसर्च के अंदर, ठीक हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।